हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम पहले जानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सोवियत यूनियन जो है वो उसको यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। क्यूबा सटा हुआ था यूएसए से, यूएसए के पास का एक छोटा सा आइलैंड है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों का क्या कनेक्शन था। तो क्यूबा क्या था, यूएसए से सटा हुआ था, लेकिन ये अलाइड था सोवियत यूनियन से। यहाँ पे सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म चलता था। ठीक है, तो 1961 में जो यूएसए है, सोवियत यूनियन को ये लगा कि यूएसए क्या करेगा, क्यूबा से कम्युनिज्म हटा देगा और यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी स्टार्ट कर देगा। इसलिए 1962 में सोवियत यूनियन ने क्या किया, क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया। जब क्यूबा पे न्यूक्लियर मिसाइल लगाया तो ये बात यूएसए को पता चली 3 सप्ताह बाद। तो यूएसए ने अपोजिट वॉर नहीं किया, यूएसए ने ये ऑर्डर दिया सोवियत यूनियन को कि न्यूक्लियर मिसाइल को हटा दो। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। Cuban Missile Crisis made whole world nervous by creating clashes between two superpowers, the US and the Soviet Union, namely Cold War. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था उसने क्या किया, पूरी दुनिया को डरा दिया, नर्वस कर दिया, क्योंकि ये क्लासेस जो हो रहे थे, ये जो वॉर हो रहा था वो दो सुपर पावर्स के बीच में हो रहा था। सोवियत यूनियन और जो यूएस था वो क्या था, सुपर पावर्स थे। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी थे। तो क्या हो सकता है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल एक भी चल जाता तो क्या होता, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती। और इसको हमारे कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। द कोल्ड वॉर रिफर टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर क्या था, कंपटीशन था, टेंशन था, किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये कंपटीशन कैसे था, तो यूएसए बोल रहा था कि डेमोक्रेसी चलेगा और यूएसएसआर बोल रहा था कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म चलेगा। तो यही इसी चीज़ को लेकर कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में। और जो टेंशन था वो इस बात से था कि अगर गलती से भी न्यूक्लियर मिसाइल चल गया तो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हो सकती है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे। द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाई द यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। तो वेस्टर्न अलायंस क्या था, वेस्टर्न अलायंस जितने भी कंट्रीज यूएसए के नीचे आते थे, मतलब कि यूएसए से जुड़े हुए थे, वो किस नाम से जाना जाते हैं, वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ पे चलता क्या था, जो वेस्टर्न अलायंस था उसमें लिबरल डेमोक्रेसी चलता था और कैपिटलिज्म चलता था। वाई द ईस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द सोवियत यूनियन। ईस्टर्न अलायंस में जितने भी कंट्रीज आते थे वो लेड बाय सोवियत यूनियन थे। ठीक है, वो सोवियत यूनियन से अलाइड थे। वॉज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और यहाँ पे क्या चल रहा था, कम्युनिज्म चल रहा था। जो सोवियत यूनियन से जुड़े हुए जितने भी जो कंट्रीज थे, या फिर अगर हम बोले तो ईस्टर्न अलायंस, जो ईस्टर्न अलायंस के अंडर में जितने भी कंट्रीज आते थे वहाँ पे क्या चलता था, कम्युनिज्म चलता था। वहाँ पे किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था। जितने भी प्रॉपर्टीज होती थी वो क्या थे, जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो स्टेट से, स्टेट उनको गवर्न करती थी। ठीक है, वो स्टेट के अंडर में आते थे। लेकिन जो डेमोक्रेसी था जहाँ पे वेस्टर्न अलायंस में, वो क्या थे, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज सबके थे। ठीक है, और हम आगे देखेंगे। व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ हमारा, तो उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर अराइज हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अलाइड फोर्सेज और एक्सिस पावर के बीच में। अलाइड फोर्सेज में आते थे यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक्सिस पावर में आता था जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म कैसे हुआ। तो यूएस ने जापान पे 1945 में क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। ठीक है, एटम बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब जाकर के ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ था। तो मैंने जो ऊपर में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइड फोर्सेज में यूएस और सोवियत यूनियन दोनों वर्ल्ड वॉर में साथ में थे। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें यूएस और सोवियत यूनियन दोनों साथ में थे। लेकिन जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये दोनों क्या हो गए, आमने सामने आ गए। ठीक है, ये दोनों सुपर पावर्स के रूप में अराइज हुए और ये दोनों आमने सामने हो गए, तो इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, ये दोनों अलग अलग हुए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो हमारा चला था 1939 से 45 तक। ठीक है, द वॉर डिवोस्टेड द वर्ल्ड्स इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। तो जो वॉर हो रहा था, ठीक है, जो वॉर हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, वो क्या कर रहा था, उससे ह्यूमन का जो ह्यूमन लाइफ था उसका लॉस हो रहा था, और जो सिविलियन प्रॉपर्टी था उसका भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जो वॉर कर रहे थे उसमें हमारे क्या थे,
ह्यूमंस बीइंग थे, बहुत सारे लोग थे, उसमें ज़रूरत थी बहुत सारे लोगों की। तो उनका क्या हो रहा था, वॉर में अगर कोई मर गया, बहुत सारे लोग वैसे भी वॉर में मारे ही जाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि वॉर में सारे लोग मारे जा रहे थे, और जो सिविलियन प्रॉपर्टी, तो मिलिट्री फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा था, जो इकोनॉमी थी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही थी, तो जो सिविलियन प्रॉपर्टी था वो भी काफ़ी ख़त्म हो रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, वर्ल्ड द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द इमरजेंस of the US and the USSR as two superpowers rival to each other। तो जो कोल्ड वॉर था, ठीक है, वो क्या था, इमरजेंस, मतलब जब यूएस और जो यूएसएसआर जब इमर्ज हुआ, राइज हुआ, तो उसी का क्या था, आउटकम था कोल्ड वॉर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सामने सामने आ गए, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगा, टेंशन चलने लगी, तो उसी का आउटकम था हमारा कोल्ड वॉर। The understandings that the destruction caused by use of atom bombs is too costly for any country to bear। लेकिन उन दोनों के बीच में, जो यूएसएसआर था और जो यूएस था, उन दोनों के बीच में क्या था, एक अंडरस्टैंडिंग था, और वो अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर वो एटम बॉम्ब्स का यूज़ करते हैं, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज़ करते हैं, और उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है, उससे क्या होगा कि कोई भी कंट्री के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, वो कोई भी कंट्री बेयर नहीं कर सकता, उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, एटम बॉम्ब्स का यूज़ होता है, कोई भी कंट्री उसे बेयर नहीं कर पाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ठीक है, जब उनका इमरजेंस हुआ तो वो पूरी दुनिया क्या हो गई, दो भाग में बट गई, एक अलायंस सिस्टम, उसको अलायंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जब दो भागों में बटी तो एक हो गया वेस्टर्न अलायंस और एक हो गया ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो वेस्टर्न अलायंस हमने पढ़ा, यूएस उसको कंडक्ट करता था, और ईस्टर्न अलायंस लेड बाय सोवियत यूनियन। अब हम आगे देखेंगे एनएटीओ। एनएटीओ क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, लेड बाय यूएस, अप्रैल 1949 में ये कंडक्ट किया गया था। It was an association of 12 states which declared that they help each other। ये क्या था, एक एसोसिएशन था 12 स्टेट्स का। ठीक है, और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था, ये कहा गया था कि अगर कोई भी कंट्री क्या होगी, अगर अटैक करती है इन 12 स्टेट्स में किसी पे भी, तो क्या होगा, ये जो 12 स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी कंडीशन होगा तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब आगे हम देखेंगे वार्सो पैक्ट लेड बाय द सोवियत यूनियन। तो जो वार्सो पैक्ट था वो क्या था, सोवियत यूनियन के द्वारा लेड किया गया था, और उसमें क्या था, 1955 में ये लेड किया गया था। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। और इसमें था क्या, तो इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन ये था कि जितने भी नाटोज यूएसए के द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो इसमें जितने भी फोर्सेज आते थे नाटो से यूरोप में, तो उनको क्या करता था, उनसे मुकाबला करता था, वार्सो पैक्ट में जितने भी शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ACATO। ये भी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लेड किया गया था। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CENTO। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल थे, तो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आते हैं वो शामिल थे। इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में, वो सारे इसमें शामिल थे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नाम क्या था, नन अलाइक मूवमेंट, इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ये क्या थे, नाम के मेंबर थे। ठीक है, ये सब क्या थे, नाम के मेंबर थे। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या था। यूएसए में कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे, तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, पाकिस्तान, नॉर्वे, वेस्ट जर्मनी। यूएसएसआर में थे ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, जेकोस्लाविया और हंगरी। और ये सारे किस में थे, यूएसएसआर में थे। तो हमने पढ़ लिया कि यूएसए के तरफ कौन कौन से कंट्री थे और यूएसएसआर की तरफ कौन कौन से कंट्री थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक वेस्ट और एक ईस्ट। वेस्ट था यूएसए में और ईस्ट था यूएसएसआर में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब हर जगह तो नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कोल्ड वॉर हो चुका था। जैसे कोरिया में हुआ था 1950 से 1953, बर्लिन 1958 टू 1962, द कोंगो द अर्ली 60। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड वॉर हो गया था। 3 एग्रीमेंट्स वेर साइंड इन 1960s बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर फॉर आर्म्स रिडक्शन। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें क्या था, वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में साइन हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन दोनों के पास आर्म फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा थे और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इनको पता था कि अगर
ऐसा कुछ हो सकता है, अगर गलती से भी किसी ने मिसाइल चला दी तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि जिसकी तरफ से मिसाइल चलाया गया है उसने जानबूझ करके चलाया है या फिर गलती से हुआ है। इसलिए ये ट्रीटी साइन हुई थी, टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे चैलेंज टू बायोपोलैरिटी। तो चैलेंज टू बायोपोलैरिटी में हम ये देखेंगे कि जो पूरा वर्ल्ड था हमारा वो 2 अलायंस सिस्टम में बटा हुआ था। ठीक है, तो जो अलायंस सिस्टम था हमारा ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो हमारा अलायंस सिस्टम था तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, कुछ इसमें थे और कुछ इसमें थे। लेकिन जो कंट्रीज नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हुए थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, अगर वो इसमें नहीं रहना चाहते थे तो उनके लिए क्या था, नाम था। तो नाम में जो कंट्रीज शामिल थे वो हमने पहले ही पढ़ लिया है और ये इसके 5 फाउंडर्स के रूप में जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गैमल एब्डेल नासर, गोसिप ब्रॉस, सुकारानो, क्वामे नक्रुमा। ठीक है, तो ये पांचों भी उन्हीं कंट्रीज के रहने वाले हैं। ठीक है, उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं। दे वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स, और इनका काम क्या था, जो नाम में शामिल थे कंट्रीज, उनका काम ये था कि ये क्या करते थे, जो वॉर हो रहा था, ठीक है, जो वॉर हो रहा था ये उसे रोकने की कोशिश करते थे। अगर कहीं पे वॉर स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हो रहा था तो कहीं पे भी स्टार्ट हुआ तो ये बातचीत करके और उसको रोक देते थे। अब हम पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये क्या था, जैसे न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे तो उन्हें पता चल गया था कि जो विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो कोई भी कंट्री है वो ट्रूली फ्री नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने ये स्टार्ट किया, ये लॉन्च किया। द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। ठीक है, ये इसी रियलाइजेशन के साथ ओरिजिनेट हुआ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972। तो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था उसने एक रिपोर्ट लाया 1972 में, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए नए नए ट्रेड पॉलिसी लाने का। अब हम आगे पढ़ेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का इंडिया से क्या कनेक्शन था, ठीक है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई to activate those regional and international organizations which were not a part of alliances led by the US and USSR। तो जो कोल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम इंडिया क्या कोशिश कर रहा था, इंडिया ये बार बार कोशिश कर रहा था कि जो रीजन्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं है यूएस और यूएसएसआर के साथ, उनको क्या करे, वो अलग ही रखे, वो इस अलायंसेस के पार्ट ना बने। ठीक है, वो यही कोशिश कर रहा था कि वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, वॉर आगे ना बढ़े। बेनिफिट्स ऑफ नॉन अलाइंड पोस्चर ऑफ इंडिया, और जो ये नॉन अलाइंड था तो इसका क्या फ़ायदा था, इसको अलाउ टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स एंड इट देयर अलाइज। तो ये क्या था, जब नॉन अलाइड था तो ये क्या करता था, ये सुपर पावर्स पे डिपेंडेंट नहीं था, ये अपने इंटरनेशनल इशूज़ का जो डिसीजन होता था ये खुद ले सकता था। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस ऑन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, और कुछ बात अगर होती थी तो ये सुपर पावर्स को बैलेंस भी करता था। ठीक है, समझा देता था उन्हें, या फिर कोई अगर बात होती थी, अगर झगड़े की बात हो जाती थी तो वो उसको संभाल लेता था। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज नॉन अलाइंड पोस्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ भी होता है, ठीक है, अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ सपोर्टर भी होते हैं और कुछ अपोजिट साइड में भी होते हैं, सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, कौन कौन से। ठीक है, तो जो नहीं सपोर्ट करने वाले थे, किस चीज़ के लिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे, तो ऑफन कॉल्ड अनप्रिंसिपल्ड, इंडिया को अनप्रिंसिपल्ड भी कहा गया। इन ऑर्डर टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट इंडिया इट वाज ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज। ये क्या होता था कि बच जाता था हमेशा इंडिया कोई भी इंटरनेशनल इशूज में आने से। यह साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विथ यूएसएसआर फॉर 20 ईयर्स। इंडिया ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 साल के लिए। तो जब ये ट्रीटी फ्रेंडशिप जो फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, तो इसमें क्या था कि सारे लोग जितने भी कंट्रीज थे जिनको जो हमारा इंडिया है वो जो बोल रहा था कि किसी भी अलायंसेस के साथ मत जुड़ो, तो क्या था कि इंडिया को ही वो कंट्रीज बोलने लगी कि इंडिया जो है खुद तो बोलता है, जो खुद काम करने के लिए बोलता है वो खुद नहीं करता है, सिर्फ दूसरों को करने के लिए बोलता है। तो इंडिया ने इस पर रिप्लाई किया था कि मैं यूएसएसआर के किसी भी अलायंसेस के साथ नहीं जुड़ा हूँ, यूएसएसआर के साथ भी जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, बांग्लादेश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा था, तो इसलिए इंडिया को इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत थी और मिलिट्री फोर्सेस की भी ज़रूरत थी, इसलिए उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करा था। और इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर मुझे इस वक्त यूएसएसआर की ज़रूरत है, अगर हमें कभी यूएसए की ज़रूरत पड़े तो मैं यूएसए की भी हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है,
तो ऐसा कहा था इंडिया ने, बाकी सारे कंट्रीज से। ये किसी भी अलायंसेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ये हमेशा के लिए वॉर ख़त्म करना चाहता था, ये आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है इसके लास्ट में ये भी कहा गया है कि अगर स्मॉल स्मॉल कंट्रीज अगर साथ में मिल जाए, ठीक है, अगर कोई छोटे छोटे कंट्रीज जो है साथ में मिल जाए तो क्या कर सकता है, 2 सुपर पावर्स को भी हरा सकता है, ठीक है। जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं उनको भी हरा सकता है छोटे छोटे कंट्रीज मिल करके, ठीक है। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।